नमस्कार, मैं दीपक डीजी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। HTML ट्यूटोरियल के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सीखेंगे HTML के बारे में, यानी कि सब कुछ जो कुछ भी HTML से रिलेटेड है वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि HTML क्या होता है। तो देखिए, व्हाट इज HTML? तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको बोला जाता है। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज क्रिएट करने के लिए या दूसरे तरह के डॉक्यूमेंट जो कि वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले किए जाते हैं उनको क्रिएट करने के लिए HTML का यूज किया जाता है। HTML को आप इस तरह से समझिए कि ये एक वेबसाइट का स्केलेटन होता है, यानी कि जैसे अगर कोई 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 मान लीजिए मूर्ति बन रही है तो उसका जो स्केलेटन तैयार किया जाता है, पहले ढांचा जो तैयार किया जाता है वो किसी वुड से या वुड फ्रेम से या किसी वैसे चीज से तैयार किया जाता होगा। तो समझ लीजिए कि वही चीज यहाँ वेबसाइट के लिए या किसी एप्लीकेशन के लिए HTML कर रहा है, यानी कि ये सिर्फ एक स्केलेटन तैयार कर रहा है। तो वो स्केलेटन तैयार कर देता है ये पूरा HTML। इसके बाद CSS उसको स्टाइल देता है। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS क्या करता है? CSS इसको स्टाइल देता है, यानी कि इसको सुंदर बनाता है। और फिर जावास्क्रिप्ट इसको लॉजिक देता है, और ज्यादा यूजर फ्रेंडली और इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि HTML सिर्फ और सिर्फ एक स्केलेटन बनाने के लिए यूज किया जाता है किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, हर वेबसाइट आपको HTML यूज करती है, कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो HTML यूज नहीं करती। तो जितनी भी वेबसाइट बनती हैं सब में HTML यूज किया जाता है। बिना HTML के उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता है, उसका ढांचा नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं? इसका जो स्टार्टिंग टैग होता है वो होता है HTML। तो उसको कैसे लिखते हैं? HTML। अब ये हो गया इसका स्टार्टिंग टैग। एंड टैग कैसे होता है? इसको कहते हैं /HTML। तो ये हो गया इसका एंड टैग। तो इस तरह से हम लोग इसकी टैगिंग यूज करते हैं। अब इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है? तो जब भी कोई HTML डॉक्यूमेंट हम लोग किसी भी ब्राउजर में अपलोड करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी HTML डॉक्यूमेंट हमने किसी ब्राउजर में अपलोड किया, तो क्या होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, इसको हमने एक ब्राउजर में अपलोड किया। तो ये ब्राउजर क्या करता है? HTML को समझता है और फिर उसके बाद वो पेज को उसके हिसाब से रेंडर करके हमें दिखाता है। रेंडर करके मतलब उसको समझ के कि कौन सी चीज़ कहाँ पे डिस्प्ले होगी, उसको उस हिसाब से हमें ये शो करता है इस तरह से। इस तरह से हमें ये शो करता है। तो अगर इसको हम लोग ब्राउजर में देखना चाहें, चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो ये आ गया हम ब्राउजर में। अब यहाँ पे कोई वेबसाइट खोल लेते हैं, जैसे DG न्यूज टेंसी खोल लेते हैं, DGNewsTens.com एक वेबसाइट है यहाँ पर। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें इसके इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? आप ब्राउजर के पेज पे राइट क्लिक करिए और इंस्पेक्ट पे जाइए। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर अब ये पूरा इसका HTML यहाँ पे ओपन हो गया, ये देखिए। तो आप इसको जहां जहां भी कर्सर ले जाएंगे ना, तो वो एलिमेंट कहाँ पे है ये शो कर देगा। जहां भी ले जाएंगे उसके हिसाब से ये शो करता रहेगा। जैसे ये डिव कहाँ पे है, ये डिव कहाँ पे है, देखिए ये वाला डिव। आप घबराइए मत। तो देखिए ये जो जितना भी सारा HTML है ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, जैसे मेन्यू कहाँ पे आ रहा है या हेडर कहाँ पे आएगा, तो ये सारी चीज़ें ब्राउज़र उसको समझ के यहाँ पर हमको दिखाता है। तो HTML को ब्राउज़र जो इस तरह से रेंडर करता है वो सारी चीज़ें। अब हम लोग आते हैं करके देखते हैं, थोड़ा सा कुछ टैग्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यूज़ करते हैं, अब चलिए VS कोड। VS कोड एक एडिटर है। वैसे तो आप HTML को नोटपैड में भी लिख सकते हैं, नोटपैड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नोटपैड में भी लिख के आपको दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ एक फोल्डर बना रखा है HTML। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि नोटपैड में भी हम लोग HTML की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसका नाम रख देते हैं इंडेक्स। अब यहाँ पे इसका टेक्स्ट हटा करके यहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन दे देते हैं HTML। तो जब भी हम लोग कोई HTML डॉक्यूमेंट बताना चाहते हैं ब्राउजर को कि ये HTML डॉक्यूमेंट है, तो इसके लिए एक्सटेंशन हम लोग HTML लेते हैं। वैसे HTM भी ले सकते हैं, HTM पे भी चल जाता है, पर कई बार कुछ एक्सटेंशन ऐसे बने होते हैं जिसमें कि HTM नहीं लेता है या उसको भूल जाते हैं वो लोग कि HTM भी एक एक्सटेंशन है HTML का। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम लोग .html लें। उसके बाद हम लोग इसको ओपन करेंगे कि ये नोटपैड खुल गया और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं HTML।
HTML, फिर इस टैग को बंद भी करना होता है। यहाँ पे हम लोग बंद करते हैं HTML, हमने बंद कर दिया। फिर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक हेड, ठीक है, इस हेड को भी हम लोग बंद कर देते हैं। हेड के अंदर हम लोग ले लेते हैं एक टाइटल। अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे हम लोग इसमें नोटपैड में भी ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एडिटर नहीं है तो आप नोटपैड में भी लिख सकते हैं HTML की कोड। यहाँ पर लिख देते हैं HTML ट्यूटोरियल और उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट टैग ले लेते हैं। यहाँ पे एक टैग और ले लेते हैं बॉडी, और फिर इस बॉडी को कर देते हैं बंद। ये हो गया बॉडी बंद। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक ले लेते हैं H1 टैग और यहाँ पे लिख देते हैं HTML ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स और इसको हम लोग बंद कर देते हैं H1 टैग को, सेव कर लेते हैं। ये फाइल सेव हो गई। इसको हम लोग ओपन करते हैं ब्राउजर के साथ। ये देखिए आ गया HTML ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स। ये देखिए सी यूजर यहाँ पर HTML में HTML डेस्कटॉप के HTML फोल्डर में ये index.html फाइल है जो यहाँ पर इस तरह से आ रही है। लेकिन HTML में अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प नहीं मिलेगी। आपको सारे कोड और टैग्स अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ गलत लिखेंगे तो ब्राउजर को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग ID यूज़ करते हैं या एक एडिटर यूज़ करते हैं जिससे कि हमें आसानी हो जाती है कोई भी कोड लिखने के लिए। हमें वहाँ प्रॉपर फॉर्मेट मिल जाता है और बहुत सारी हेल्प भी मिलती है। अभी हम लोग खोल लेते हैं VS कोड। मैं VS कोड यूज़ करता हूँ। अगर आप लोगों को VS कोड के बारे में भी पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं VS कोड का भी एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। ये देखिए index.html यहाँ पे आ गया, क्योंकि वहाँ पे फोल्डर में वो फाइल थी index.html। अगर मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ, अब देखिए इसका क्या फायदा होता है। अभी तक हमने जो भी कोड लिखा था वो एक एक लाइन हम लोगों को लिखना पड़ता था, लेकिन अगर मैं VS कोड का यूज करता हूँ तो VS कोड को यूज करके देखिए सिर्फ यहाँ पे लिखा मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर। ये देखिए इतने सारे कोड एक साथ ही उसने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार में इसने लिख दिया। तो ये कोई ऐसा जादू नहीं हुआ यहाँ पर। एक्चुअली जो VS कोड है, ये VS कोड एक एक्सटेंशन यूज करता है जिसको एमिट कहते हैं। अगर आपको एमिट के बारे में पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अगर आपको एमिट के बारे में पढ़ना है, जो कि HTML का जो कि VS कोड में एक्सटेंशन है, इनबिल्ट आता है, अगर आप इंस्टॉल करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा ऑलरेडी। तो आपको अगर उसके बारे में पढ़ना है तो वो मैंने उसका एक ट्यूटोरियल बना रखा है, आप वहाँ जाके उसको पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा कि HTML अगर आप उसको देख लेते हैं, उसको एमिट वाले ट्यूटोरियल को, तो आपको HTML कोड आप बहुत तेजी से लिख पाओगे। वही चीज़ मैं यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ टाइटल। अब देखिए इसमें एक मेटा टैग होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि HTML में टैग्स हैं। जो ये टैग्स दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये डॉक टाइप है, यानी कि बताता है कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। लैंग्वेज यहाँ पर डिफाइन की गई है HTML में। फिर ये हेड टैग होता है और ये बॉडी टैग। देखिए कोई भी टैग ओपन होता है तो वो बंद भी होता है। तो कुछ टैग को सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं और कुछ टैग, जैसे ये एक टैग है मेटा टाइप। अब इसमें जो भी चीजें हैं जैसे यहाँ पर है ना, इसमें देखिए इसको बंद नहीं किया गया है, तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। लेकिन वहीं पर देखिए टाइटल को यहाँ पे बंद किया गया है। देखिए यहाँ पर टाइटल है और फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाया गया है, तो ये बंद हुआ है। किसी भी टैग को बंद करने के लिए क्या क्या लगाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश। तो जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये बंद हो जाएगा यहाँ पर सेम। तो ये किसी भी टैग के लिए, तो दो तरह के आप टैग एक तरह से मान सकते हैं कि एक टैग जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है और एक टैग जिसको हम लोग क्लोज करते हैं अलग से। जैसे HTML है ये यहाँ पर, तो ये यहाँ पे देखिए क्लोज हुआ। अब ये हेड और जो बॉडी है इसको बोलते हैं कि HTML का चाइल्ड टैग है, यानी कि HTML के अंदर ही आता है। आप HTML के ऊपर नहीं लिख सकते। HTML पेरेंट हुआ, उसके अंदर में हेड हो गया, ठीक है। तो ये एक HTML टैग हो गया। अब जैसे ये मेटा टैग, अगर आप देखिए मेटा टैग के बारे में, अब यहाँ पे क्या फायदा है इस ID का भी और क्या फायदा है देखिए। अगर आप इसकी किसी भी जो एलिमेंट है इसके
HTML डॉक्यूमेंट की है। किसी भी टैग के ऊपर अगर आप ले जाएंगे कर्सर तो MDN का रेफरेंस और साथ में उसका छोटा सा डेफिनेशन दे देगा। जैसे हेड एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ मेटा डाटा फॉर द डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे एक डिफरेंस यहाँ पे आ गया, और जैसे ही आप MDN रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको MDN रेफरेंस की वेबसाइट पे ले जाएगा developer.mozilla.org, और यहाँ पर आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली हेड टैग क्या है। द डॉक्यूमेंट मेटा डाटा हेडर एलिमेंट है ना। द हेड एलिमेंट कंटेन्स मशीन रीडेबल इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी कि मेटा डाटा अबाउट द डॉक्यूमेंट लाइक टाइटल, स्क्रिप्ट, स्टाइल शीट। तो ये सारी चीजें हेड एलिमेंट में आती हैं। यानी मेटा डाटा क्या है? मेटा डाटा टाइटल हो सकता है, स्क्रिप्ट हो सकता है, स्टाइल शीट हो सकती है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो उसके बारे में अभी इतना बात नहीं करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि आईडी की क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इस तरह से आप अगर किसी भी टैग के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको आप उसके ऊपर आप जैसे ही कर्सर ले जाएंगे, आप MDN रेफरेंस की वेबसाइट पे जाकर के डिटेल में उसके बारे में पढ़ सकते। अब देखिए टाइटल डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, इसको मैं हटा करके यहाँ पे कर, अब पहले इसको ब्राउजर में देख लेते हैं कि कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं इसको। हाँ, अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है दरअसल यही टाइटल है। अब मैं अगर वहाँ चेंज करूंगा तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। मैं आपको चेंज करके दिखा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं HTML ट्यूटोरियल, ठीक, और इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको लाइव सर्वर में जाकर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया ना HTML ट्यूटोरियल। पहले यहाँ पे लिख के आ रहा था डॉक्यूमेंट, अब लिख के आ रहा है HTML ट्यूटोरियल। अब आगे चलते हैं। अब ये है बॉडी टैग। बॉडी टैग में ही सारा HTML के जो भी पार्ट होते हैं ना वो सारा कुछ HTML बॉडी टैग में ही लिखते हैं। फिर इसके नीचे आता है एक फुटर टैग। क्या आता है? फुटर। बस। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि हम ये index.html क्यों लिया? इसका नाम कुछ और भी रख सकते थे। हाँ रख सकते थे, कुछ और नाम रख सकते थे, लेकिन क्या है कि सर्वर जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स पेज को ही ढूंढता है। इंडेक्स डॉट एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले इंडेक्स पेज को ही ढूंढता है वो। इंडेक्स कहाँ है? बाय डिफॉल्ट सर्वर इंडेक्स पेज को ढूंढता है। हालांकि कोडिंग करते समय हम सर्वर की सेटिंग में पेज को चेंज कर सकते हैं कि पहला पेज आप सर्वर कौन सा चूज करे, लेकिन बाय डिफॉल्ट इंडेक्स को ही चूज करता है। तो ये पहला पेज जो कि सर्वर ढूंढता है होता है। अच्छा, अब जितने भी टैग आएंगे वो सब बॉडी टैग के अंदर आएंगे। चलिए कुछ टैग के बारे में भी देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि HTML एलिमेंट क्या होते हैं, तो HTML एलिमेंट अगर आपसे कोई पूछता है, तो अगर मान लीजिए कोई पूछता है कि HTML एलिमेंट क्या होते हैं, तो आप उसको बताइए कि HTML एलिमेंट स्टार टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग। तो ये पूरा मिला करके HTML एलिमेंट होता है ना। ये पूरा HTML एलिमेंट होता है। यानी जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक टैग H1, हेडिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग अक्सर H1। यहाँ पर हमने लिया और यहाँ पे लिख दिया हमने HTML ट्यूटोरियल हेडिंग 1। ठीक, तो ये देखिए ये हो गया स्टार टैग, ये हो गया एंड टैग, और बीच में हमने जो कंटेंट लिखा है। तो ये पूरा मिला करके HTML एलिमेंट हो गया। अब बोलेंगे ये H1 टैग क्या है? H1 एक्चुअली हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि कोई हेडिंग देनी हो, कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग देनी हो, तो उसके लिए H1 यूज किया जाता है। इसकी साइज काफी बड़ी होती है और ये 6 साइज तक आते हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6, यानी 1 to 6 तक ये जो टैग होता है ये हेडिंग देने के लिए होता है। और जैसे H1 है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर इसके कम इंपॉर्टेंट, फिर कम इंपॉर्टेंट, फिर कम इंपॉर्टेंट, फिर सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट H6। इसको कभी आप ना स्टाइल के लिए यूज मत, जैसे कोई टेक्स्ट बोल्ड करना हो या कोई बड़ा करना हो उसके लिए इसको यूज मत करिए। इसको प्रॉपर हेडिंग के लिए यूज करिएगा, क्योंकि SEO जब कोई भी आप अच्छी वेबसाइट बना रहे हैं तो SEO जब कोई बॉट आके रीड करता है तो वो समझता है कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये हेडिंग है, तो उससे क्या होता है कि आपको वो बॉट अच्छे से पकड़ पाता है उस चीज को। तो इसलिए अगर कोई हेडिंग देनी है प्रॉपर, उसके लिए इसको यूज करना चाहिए। कभी भी इसको स्टाइल के लिए यूज नहीं करना चाहिए H1 या H2 टैग। तो चलिए देख लेते हैं कि वो किस तरह से दिखते हैं ब्राउजर में। तो हम बना लेते हैं इसमें सारे H1, H2, H3, H4, H5, H6।
और यहाँ पर अब देखिए ये सारी लाइन डुप्लीकेट कैसे कर दिए। अब अगर नोटपैड में होते तो हमें एक एक लाइन ये लिखनी पड़ती, लेकिन वीएस कोड में हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट ऑल्ट और अप या डाउन की एरो की प्रेस करके ये फटाफट फटाफट हम लोग इसको लाइन को डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर मुझे H2 करना है, H1 हमने यहाँ पर इसको किया। देखिए एक टैग यहाँ पे है, हम यहाँ पे आए और देखिए अब ये देखिए दो जगह कर्सर है, दो कर्सर हो गया, हम बस एक साथ इसको H2 कर देंगे, हो गया। इसी तरह से यहाँ पर एक कर्सर है, ऑल्ट प्रेस किया, इधर आया, यहाँ पर ये दो कर्सर हुआ, बैक स्पेस 3, एक साथ हमने दोनों जगह चेंज कर दिए। फिर यहाँ पर हुआ उसी तरह से, ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ पे आए। अब देखो कितना आसान हो जाता है काम अगर हम लोग एडिटर यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग नोटपैड यूज़ कर रहे होते तो इसको करने में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि एक एक चीज़ अभी हम लोग लिख ही रहे होते। ये H5 हो गया और ये हो गया S6। हाँ गड़बड़ कर दी, ओके। S6 और इसको हम लोग कर लेते हैं S7, बस दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था ना S6 तक होता है। अब इसको चल के हम लोग सर्वर में देखते हैं। आप इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये H1 S2 S3 H4 H5 S6 और ये देखिए इसको कुछ चेंज नहीं हुआ, ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है। नॉर्मल टेक्स्ट कैसे, अगर मैं यहाँ पे कुछ और कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखने के लिए 2, ताकि समझ में आए, 3, ये कर दिया हमने 4 5 6 और 7। अब फिर से हम लोग चलते हैं ब्राउजर में और चेक करते हैं। इसको कर दिया रिफ्रेश और ये देखिए सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप इस वाले टेक्स्ट में देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर ये बिल्कुल सेम ही है ना। लेकिन ये देखिए HTML ट्यूटोरियल 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6, तो इस तरह से ये हेडिंग आ जाती है। तो हेडिंग जैसे कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग देना हो हमें, तो हमें H1 टैग का या S2 या S3 टैग का यूज़ करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है H1, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और ये लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग टैग हो गया H1 के लिए। अब हम लोग आगे आते हैं, दूसरे टैग के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा टैग हम लोग ले लेते हैं पैराग्राफ, ये P। अब कोई पैराग्राफ आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से बंद किया, ये आ गया पैराग्राफ। अब देखिए यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है, ये टैग P क्लोजिंग टैग हो गया, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हो गया, इसके बीच में जो कुछ भी लिखेंगे वो पैराग्राफ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरेम 30। अब बोलेंगे लॉरेम 30 क्या है, दरअसल ये भी एमेट का ही एक्सटेंशन है। एमेट से आप देखो, एमेट एब्रिविएशन में लिखते हैं, जैसे ही हम लोग लॉरेम 30, ये 30 वर्ड्स का इसने लिख दिया यहाँ पे पूरा लाइन। अब ये चल के देखते हैं ब्राउजर में कैसे दिखता है। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आपको एमेट पढ़ना है तो एमेट के लिए मैंने पूरा ट्यूटोरियल बना रखा है, वो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप जाके देख लीजिएगा एक बार। इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। किसी भी वेबसाइट को अगर आप फॉर्मेट कर रहे हैं, उसमें कुछ डमी टेक्स्ट डालना है, एंटर करना है, देखिए यहाँ पर कितनी आसानी से ये हो गया। तो इसको चल के ब्राउजर में चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया ये इस तरह से। अब इसी के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं जो एक टैग आता है ब्लॉक कोड, ये हमने ब्लॉक कोड ओपन किया, ये बंद हो गया, इसको हमने यहाँ से कट किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, ये हो गया ब्लॉक कोड। ठीक, सेव करते हैं। अब देखिए इसका कितना अच्छा, अब ये फॉर्मेटिंग देखिए यहाँ पर सही नहीं आ रही है। तो अगर इसको मुझे फॉर्मेट करना है तो हमने यहाँ पे किया फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये बिल्कुल प्रॉपरली फॉर्मेट कर देगा। नोटपैड में हमें ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, मगर
एडिटर में मिलती है। आप कोई और भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। हाँ, उनका एक्सटेंशन, उनका शॉर्टकट की अलग हो सकता है ना? वो किसी और तरह से उस चीज़ को करेंगे, लेकिन वो फैसिलिटीज़ दूसरे एडिटर में भी मिल सकती है। लेकिन नोटपैड में ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। नोटपैड में आपको सब कुछ प्रॉपर खुद से ही लिखना पड़ेगा और हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। इसको सेव करते हैं और चल के ब्राउज़र में चेक करते हैं। अब ये देखिए, इसने थोड़ी सी जगह यहाँ पे छोड़ दी, है ना? ये थोड़ी सी जो जगह यहाँ पे स्पेस ने छोड़ दी और यहाँ से इसने लिखना स्टार्ट किया, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्लॉक कोड। हम लोग एक और टैग यूज़ करते हैं मार्कवी। मार्कवी क्यों यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे आ गया MARQUE मार्कवी, और यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब। कोई भी टेक्स्ट हमें अगर मूव करना हो तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं आप देखिए, इसको ब्राउजर में चल के हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मार्कवी का ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग हमने यहाँ पे लगा दिया, बीच में हमने कंटेंट लिख दिया और ये पूरा हो गया मार्कवी एलिमेंट। अब हम लोग इसको यहाँ को ब्राउजर में चल के चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर ये मूव होता नजर आ रहा है, ये यहाँ से प्लीज सब्सक्राइब मूव हो रहा है। तो मार्कवी हम लोग किसी टेक्स्ट को मूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे लेफ्ट में मूव कराना है, लेफ्ट टू राइट मूव कराना है, राइट टू लेफ्ट मूव कराना है, या सिर्फ स्क्रीन पर लेफ्ट राइट कराना है, जैसे यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इस तरह के इसके काफी एट्रीब्यूट है जो आप जाकर के MSDN में पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टैग के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट टैग, जैसे मान लो जो कोई किसी वर्ड को हमें बोल्ड करना है या इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। बोल्ड करने के लिए आपको सिंपल एक टैग लेना पड़ता है बी, इसको हमने यहाँ पे बंद किया, और ये देखिए ये क्लोजिंग टैग मान लीजिए, इसको उठा करके हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे ये बोल्ड हो जाएगा, इतना लॉरेम इसमें बोल्ड हो जाएगा। ब्राउजर में चल के देखें, ये देखिए यहाँ पर बोल्ड हो गया। इसी तरह से अगर हमको इटैलिक करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे बी की जगह हम लोग आई कर देते हैं, सिंपल। क्या करेंगे बी की जगह आई। ये हमने इसको सेव किया और चल के अब हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए ये हो गया इटैलिक। अंडरलाइन करना है तो क्या करेंगे, हम लोग यू यूज करेंगे। यू एक यहाँ पे एक साथ चेंज किया, हो गया यू, और हम लोग अब देखिए ये यहाँ पे अंडरलाइन हो गया, है ना? अगर हमें ऐसा चाहिए कि वो जो इसको काट दे बीच से, स्ट्राइक, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? स्ट्राइक के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एस, सिंपल। ये देखो कितना आसान है, HTML बहुत ही आसान है। स्ट्राइक के लिए यहाँ पे लिखेंगे एस, ये देखिए सेव कर लिया। अब हम ब्राउजर में अगर इसको चेक करेंगे तो देखिए ये आ गया कट के स्ट्राइक। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। अब अगर हमें कोई लिंक देना हो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, तो कैसे करेंगे? उसके लिए एक आता है एंकर टैग। एंकर टैग कैसे यूज करते हैं? एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हमें लिंक बनाना पड़ता है, और लिंक बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंकर टैग। एंकर टैग कैसे लिखते हैं? बहुत सिंपल है। यहाँ पे लिखेंगे ए, करेंगे बन, यहाँ पे रेफ आ जाएगा। अब ये क्या, एच रेफरेंस। रेफरेंस क्या? उस पेज का रेफरेंस देना है जो जिसपे की इस वेबसाइट को, जिसपे क्लिक करने के बाद हम ले जाना चाहते हैं या यूजर को भेजना चाहते हैं, तो हमें उस जगह का लिंक देना पड़ेगा। तो जैसे https://google.com, अब यहाँ पे हमने लिख दिया गो टू गूगल, और हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्या क्या, गो टू गूगल, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल के पेज पे हमको ले आएगा। अब इसमें देखिए ये सेम पेज में ही ओपन हो रहा है ना? हम चाहते हैं कि ये नया टैब में ओपन हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए देखिए बहुत सिंपल है, हम लोग यहाँ पे इसका टारगेट फिक्स कर देंगे, यानी कि हम इसको एक टारगेट देंगे कि देख भाई दूसरे टैब में जाके ओपन हो, यहाँ पर मत हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, टारगेट सेट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्या, ब्लैंक, बस सेव। अब हम लोग यहाँ ब्राउजर में आएंगे,
इस पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरे टैब में खुलेगा, ये टैब अपना ओपन ही रहेगा, ये नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से उसके एट्रीब्यूट्स भी आते हैं। आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, आप एंकर टैग पे आइए, MDN के रेफरेंस में आइए और आप वहाँ पर एंकर टैग के बारे में देखिए। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये ईमेल के लिए भी यूज़ किया जाता है रेफ टैग, एंकर टैग। आप देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से डॉक्यूमेंट यहाँ पे समझा रखा है, बहुत सारी चीज़ें। सेल्फ किस लिए यूज होता है, करंट ब्राउजिंग कंटेंट कंटेक्स्ट, फिर ब्लैंक यूजली इन न्यू टैब, parent browsing context of the current tab if no parent behaves as a self। तो आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें टैग्स दिए रहते हैं, तो आप यहाँ पर भी आकर के MSDN पे आकर के आपको पढ़ लेना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर बेसिक टैग सारे बता दूंगा, लेकिन अगर आपको बहुत सारे डिटेल में और बहुत ही डीप में पढ़ना है तो आपको MSDN का लाइब्रेरी जो है बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। आप वहाँ पे जाएंगे MSDN के रेफरेंस पे, आपको वहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली मिल जाएंगी, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके। अब देखिए, अगर मान लीजिए अपने पेज पे ही मुझे जाना है, मान लीजिए कोई मुझे अबाउट अस के पेज पे या कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाना है, मान लीजिए contact.html पे जाना है, ठीक है। तो अब इस पे कैसे जाएंगे, तो पहले हम लोग एक पेज बना लेते हैं। यहाँ पर contact.html, ये एक पेज बना लिया। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वही एब्रिविएशन यूज करते हैं। ये देखिए आ गया। टाइटल में लिख देते हैं कॉन्टैक्ट पेज, यहाँ पे बॉडी में सिर्फ H1 लेते हैं, H1, और यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट पेज, सेव कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे ऐसे ओपन करेंगे, देखिए ये कॉन्टैक्ट पेज इसने ओपन कर दिया, ठीक। यानी सेम वेबसाइट पर इसने कॉन्टैक्ट पेज ओपन कर दिया। यहाँ पे हमें फुल लिंक देने की जरूरत नहीं पड़ी। गूगल वाले में हमको पूरा लिंक देना पड़ा। अगर हम फुल लिंक नहीं देते हैं, सिर्फ पेज का रेफरेंस उसके पाथ के साथ दे देते हैं। अगर मान लीजिए यही किसी फोल्डर में होता तो हमें यहाँ पर उसके फोल्डर का नाम भी लिखना पड़ता। ये जो इंडेक्स में रेफ टैग है, यहाँ पे हमें, जैसे मान लीजिए किसी पेज के अंदर होता, कॉन्टैक्ट फोल्डर होता, मान लीजिए उसके अंदर होता, तो हमें इस तरह से उसको देना पड़ता है कि कॉन्टैक्ट फोल्डर के अंदर contact.html, तो उसका पाथ हमको देना पड़ेगा। और ये रिलेटिव पाथ ले लेता है ना। दो तरह से हम इसमें पाथ डिफाइन कर सकते हैं, एक रिलेटिव और एक फुल पाथ। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट और contact.html। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इमेज टैग। अब अगर मान लीजिए कोई इमेज आपको लाना है, इमेज, उसके बाद आप लिखेंगे सोर्स, यानी कि वैसे ही पाथ इसमें डिफाइन करना पड़ता है, और फिर इमेज टैग बंद हो जाता है। कैसे, एक इमेज ले लेते हैं, तो यहाँ से एक इमेज सर्च कर लेते हैं, मान लीजिए HTML का ही HT, और यहाँ इमेज में आते हैं, कोई भी एक इमेज हम लोग सेव करते हैं और सेव कर लेते हैं इसको टॉप में HTML में। यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं इमेज का, img, और इसमें सेव कर लेते हैं HTML के नाम से, इसको सेव कर लेते हैं एक्सटेंशन .png। सेव कर लिया, ये इमेज मान लीजिए है यहाँ पे। अब इसमें आ गया ये इमेज HTML.png। अब हम लोग इसको देखिए, यहाँ पर img sr सोर्स ले लिया। सोर्स में क्या करते हैं, उसका पाथ देते हैं, तो हमने पाथ दे दिया, क्या था, img, और उसके बाद नाम क्या रखा था उसका, HTML.png, HTML.png, और यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया। अब ब्राउज़र में चल के देखते हैं, ये आ गया HTML.png। इसकी विड्थ और हाइट हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग width विड्थ, हमने कर दिया यहाँ पे। ये देखिए छोटा हो गया, लेकिन इसका देखिए एस्पेक्ट रेशियो सेम। एस्पेक्ट रेशियो मतलब लंबाई और चौड़ाई, विड्थ और हाइट का जो रेशियो है वो मेंटेन किया हुआ है। इसीलिए या तो विड्थ आप डिफाइन करिए या हाइट आप डिफाइन करिए,
आप दोनों डिफाइन मत करिए। अगर आप विड्थ या हाइट में से कोई एक डिफाइन करते हैं तो ये एस्पेक्ट रेशियो यानी विड्थ और हाइट का जो रेशियो है उसको मेंटेन करते हुए साइज को छोटा करता है। लेकिन अगर आप हाइट भी डिफाइन कर देते हैं और विड्थ भी डिफाइन कर देते हैं तो एक्सपेक्ट रेशियो को ये मेंटेन नहीं कर पाता है। जैसे मैं अब यहाँ पे हाइट भी डिफाइन कर दूं, HEIGHT हाइट, और इसको मैं लिख देता हूँ 300 पिक्सल। सेव किया। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए किस तरह से। अगर हमें एक्सपेक्ट रेशियो किसी इमेज का यानी कि विड्थ और हाइट का जो रेशियो है उसको मेंटेन करते हुए हमें उसकी इमेज की साइज को कम करना है तो हमें विड्थ या हाइट में से कुछ एक ही डिफाइन करना चाहिए। वैसे एडवाइजेबल ये रहता है हमेशा से कि आप ये विड्थ और हाइट HTML से नहीं बल्कि CSS से यूज करें। CSS हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसके लिए एक अलग से ट्यूटोरियल बनाया जाएगा जिसमें हम लोग CSS पढ़ेंगे। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि हम लोगों को HTML में ज़्यादा ये विड्थ और हाइट के साथ इन जनरल नहीं यूज करना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पे हमें CSS यूज करना चाहिए। इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है इसका alt। alt एक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता देता हूँ। सारे एट्रीब्यूट सब एलिमेंट्स के तो बताना बिल्कुल नामुमकिन है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो टैग्स और उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ऑल्ट है, तो ऑल्ट का क्या काम है, जैसे ये इमेज मान लीजिए अगर अपलोड नहीं होती है HTML.png इसको किसी वजह से नहीं मिलती है, तो ये यहाँ पे वो टेक्स्ट जो ऑल्ट के अंदर आप डिफाइन किए रहेंगे वो वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अभी देखिए यहाँ पे ये इमेज आ रही है। अब अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं, HTML मान लीजिए 1 कर देता हूँ, तो ये उसको नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो अब क्या करेगा, देखिए ये वहाँ पे उसका नाम HTML इसने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। वो इमेज तो उसको नहीं मिली, लेकिन जो ऑल्ट टैग हमने लिखा था वो यहाँ पे आ गया। तो अगर इमेज ना मिले उस केस में, या इमेज ना लोड हो पाए किसी वजह से, उस केस में आप यूजर्स को क्या टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं वो आप ऑल्ट टैग में लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसमें भी सेम रेफ की तरह आप रिलेटिव URL दे सकते हैं या रिलेटिव पाथ या एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी, जैसे यहाँ पर HTML हमने लिया था, HTML लोगो इमेज में आते हैं, जैसे ये था, है ना, ये इसका पूरा पाथ है इमेज का। तो आप चाहे तो ये पूरा पाथ दे सकते हैं यहाँ से। तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट पाथ या एब्सोल्यूट URL। ये देखिए पूरा इमेज यहाँ पे आ गई। यहाँ पे थोड़ा सा विड्थ इसमें डिफाइन कर देते हैं अभी के लिए। विड्थ लोग कर देते हैं यहाँ पे 200 पिक्स, और अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए वो इमेज वहाँ पे आ गई सेम। तो आप एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हैं और रिलेटिव पाथ भी दे सकते हैं, या एब्सोल्यूट URL बोल लीजिए, एब्सोल्यूट URL या रिलेटिव URL। उसी तरह से ठीक इसमें जैसे हमने एंकर टैग में किया था एब्सोल्यूट URL या रिलेटिव URL, ठीक उसी तरह से इमेज में भी आप एब्सोल्यूट URL या रिलेटिव URL आप दे सकते हैं। तो हमारा रिलेटिव URL क्या था, इमेज स्लैश HTML.png ये था। अब हम इसको देखेंगे, देखिए सेम वहाँ पे इमेज यहाँ पे ओपन हुई है। ओके, अब एक टैग आता है जिसमें कि हम लोग जैसे किसी जो नॉर्मल फॉन्ट है उससे थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहते हैं, जैसे ये है यहाँ पर, इसमें हम लोग थोड़ा सा उसको बड़ा लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा लिखने के लिए हम लोग के पास एक टैग आता है जिसको बोलते हैं बिग। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बिग, इसको कट किया, ये देखिए ये जो नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल वर्ड लिखे हुए, नॉर्मल फॉन्ट साइज है, उससे ये थोड़ा सा बड़ा आ गया। ठीक है, जो भी नॉर्मल है उससे ये थोड़ा सा बड़ा आ गया। इसी तरह से स्मॉल करके होता है, अगर इसी की जगह मैं स्मॉल लिख दूं तो ये नॉर्मल फॉन्ट से थोड़ा सा छोटा आ जाएगा। ये देखिए ये जो नॉर्मल फॉन्ट है, आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, ये जो नॉर्मल फॉन्ट है देखिए इससे ये थोड़ा सा छोटा हो गया।
इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, बिग और स्मॉल टैग को। इसके बाद मान लीजिए आप बहुत सारे पैराग्राफ लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ हमने ये लिखा, फिर इसके साथ एक और पैराग्राफ लिखा, फिर एक और पैराग्राफ लिखा। हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर आइए और ये लाइन खींचना शुरू कर दीजिए, इस तरह से। पर ये कोई तरीका तो होता नहीं है और ये रिस्पॉन्सिव भी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर HR ये एक टैग होता है, इसको यूज करेंगे। जैसे ही इसको इस टैग को हम यूज करेंगे, वो एक हॉरिजॉन्टल सेपरेटर एक लाइन दे देगा हमको। तो देख लेते हैं ब्राउजर में कैसे। ये देखिए एक लाइन दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, एक प्रॉपर सेपरेटर हमको दे देता है कि भाई इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ के बीच में, या किसी दो एलिमेंट को हमको डिस्टिंग्विश करना, अलग करना है, उसमें हमें एक लाइन देनी है सेपरेट करके, तो वो हम दे सकते हैं। तो बिल्कुल सेपरेटर की तरह कार्य करता है, बिल्कुल एक प्रॉपर लाइन आपको यहाँ पर दे देगा HR टैग। उसके बाद एक टैग आता है जिसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का एग्जांपल क्या, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, जैसे हमें मान लीजिए कोई फार्मूला लिखना है, जैसे H2O लिखना है। वाटर का फार्मूला होता है H2O, लेकिन ऐसे तो लिखते नहीं है, 2 को H के नीचे लिखते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग इसे लिखेंगे, तो हमें कैसे दिखेगा यहाँ पर ब्राउजर में, ये दिखेगा इस तरह से H2O। ऐसा करते ना, यहाँ पे ब्रेक लेते, एक टैग देखिए ब्रेक होता है नई लाइन में। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए, चलिए टैग के बारे में और बता देते हैं पहले, इसको बताने से पहले सबस्क्रिप्ट से पहले। जैसे मान लो मैंने ये यहाँ पे लिखा सबस्क्रिप्ट और यहाँ पे लिख दिया H2O। अब ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, सबस्क्रिप्ट और H2O वैसे ही आ जाएगा। देखिए सबस्क्रिप्ट और H2O वैसे ही आ गया। तो नई लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखिए फिर से सबस्क्रिप्ट। अब मैंने यहाँ पे इतनी सारी नई लाइन यहाँ पे ले ली, अब तो आना चाहिए इसको नई लाइन में। देखते हैं अभी भी ये न्यू लाइन पे नहीं आया, ये उसी में सेम लाइन में आया। तो इसके लिए कौन सा टैग यूज कर सकते हैं, कोई तरीका है उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर BR टैग। अब जैसे हम लोग BR टैग यूज करेंगे, जिस लाइन के बाद या जिस सेंटेंस के बाद या जिस वर्ड के बाद, क्या होगा कि जैसे हम वहाँ यूज करेंगे वो नई लाइन बन जाएगी वहाँ पे। तो जैसे अब यहाँ पे मैंने यूज किया, अब देखिए यहाँ पर ये नई लाइन में आ जाएगा सबस्क्रिप्ट H2O। इमेज टैग हटा देते हैं, यहाँ पहले इमेज को ना कमेंट कर देते हैं। अब देखिए कमेंट कैसे करते हैं, सिलेक्ट किया, कैसे हो गया कमेंट, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। नोट पैड में अगर आप यूज कर रहे होते तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ती, पर आप सीधा मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश हो गया कमेंट। वैसे कमेंट होता क्या है, कमेंट वो चीज होती है कि जो कुछ भी हम अपने लिए, यानी कि कोड में अपने रेफरेंस के लिए तो लिखते हैं, पर हम यूजर को शो नहीं करना चाहते। जैसे ये बॉडी टैग है, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस इज अ बॉडी टैग, उसको बंद करते हैं, ब्राउजर में चल के देखते हैं, ये लिख किया गया दिस इज बॉडी टैग। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि ये यूजर को दिखे, पर जब मैं कोड देखूं तो मुझे दिखता रहे। तो इसके लिए हम लोग कमेंट यूज करते हैं। कमेंट से ये यहाँ पे तो रहेगा, यानी कि कोडिंग वाले पेज पे तो रहेगा, पर इसको ब्राउजर स्किप कर देगा, इस चीज को, इसको ब्राउजर यूज नहीं करेगा रेंडरिंग के टाइम पे, यानी कि इसको ब्राउजर प्रोसेस नहीं करेगा इस लाइन को जो कि कमेंटेड होगी। तो कमेंट के लिए क्या करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करिए, जिस लाइन को भी कमेंट करना है या जिस पार्ट को कमेंट करना है, और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, या फिर आप मैनुअली ये एंकर टैग एक्सक्लेमेशन मार्क माइनस माइनस फिर माइनस माइनस, और ये एंकर ब्रैकेट, सॉरी टैग नहीं ब्रैकेट, एंकर ब्रैकेट, और हम यहाँ पर लगा सकते। तो हमने यहाँ इमेज को कर दिया यहाँ पे कमेंट, तो अब इमेज में शो नहीं होगी। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है H2O, लेकिन H2O हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। थोड़ा सा इसको भी जूम कर लिया जाए तो देखने में आपको आसानी रहेगी। और ये हम लोग पैराग्राफ उड़ा देते हैं, तो पैराग्राफ हमने कर दिया था, इसको हटा देते हैं सारा, करते हैं सेव और रख देते हैं। ठीक है, ये आ गया H2O। लेकिन अब H2O ऐसे तो लिखा नहीं जाता, तो फिर क्या करें हम लोग, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सब
SUB सब। अब ये सब टैग लगाने से क्या होगा देखना भी, ये यहाँ पे किया और 2 पे हमने लगा दिया सब। अब हम आते हैं यहाँ पर कि देखिए 2 आ गया नीचे। इस तरह का कोई सेंटेंस, कोई केमिकल फार्मूला या कुछ ऐसी चीज हमको लिखनी हो तो हम लोग यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट। और एक इसी तरह से होता है सुपरस्क्रिप्ट, जैसे AX² BXC, AX² लिखना हो या 5² लिखना हो या ऐसा कुछ लिखना हो, कोई फार्मूला लिखना हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है AX², तो कैसे लिखेंगे AX और यहाँ पर लिखना होगा स्क्वायर। ऐसे नॉर्मली लिखा जाता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ये टैग लगा देंगे सुपरस्क्रिप्ट। अब ये देखिए यहाँ पर लग गया। ये इसको हमने कट किया, इसके तरफ लगा दिया, तो ये कैसे आ जाएगा। ये देखिए AX² आ गया। इस तरह से हम लोग सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। BR टैग न्यू लाइन के लिए, देखिए H2, तो यहाँ भी एक BR टैग लगा देते हैं। तो ये एकदम सही से आ जाएगा H2 AX। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं दिस इज HTML ट्यूटोरियल। फिर अगली लाइन में लिखते हैं फुल ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। फिर लिखते हैं प्लीज सब्सक्राइब। अब ये 3 लाइनें हैं, जैसे कि हमें पता है कि ये अलग अलग लाइन में नहीं आएगा। मैं ये एक ऐसे लिख दूँ, तो अब या तो हम यहाँ पे दो, अगर मान लीजिए कई सारी लाइन लगाए तो यहाँ पे कई सारे हम लोग को ब्रेक लगाने पड़ेंगे। BR टैग, उससे हो जाएगा ये डिफरेंट लाइन में आ जाएगी। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको स्पेस दे देता हूँ ढेर सारा, BR टैग लगाने के बाद भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने BR टैग लगा दिया और यहाँ पर भी एक BR टैग लगा दिया, अलग लाइन में आ जाएगा। तो इसके बाद भी ये स्पेस का हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए दिस इज HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स प्लीज सब्सक्राइब, लेकिन जो हमने स्पेस दिया था वो स्पेस यहाँ से गायब हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि जैसा लिखें वैसे ही आए, तो उसके लिए एक टैग आता है जिसको बोलते हैं प्री। क्या बोलते हैं? प्री। इस टैग को हम लोग यूज करेंगे और ये सारी चीजें हम लोग टैग के अंदर डाल देते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखिए जिस फॉर्मेट में लिखा था, जैसे लिखा था बिल्कुल वैसे ही एज इट इज वो आ गया। जितनी लाइनें थी, जितना स्पेस था, वो सब कुछ यहाँ पे आ गया। जितनी लाइनें, जितना स्पेस, सब एकदम परफेक्टली यहाँ पे आ गया। तो प्री टैग हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि सेंटेंस को जो भी हम लोग फॉर्मेटिंग दिए रहते हैं, उसी फॉर्मेटिंग पे एज इट इज अगर डिस्प्ले करना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं? प्री टैग। अब अगर मान लो जैसे कोई सेंटेंस लिखा ही हो, जैसे ये सेंटेंस लिखा है, अब मान लीजिए या ये सेंटेंस लिखा है सब्सक्राइब, अब इसको मुझे हाईलाइट करना है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो हाईलाइट करने के लिए एक टैग आता है जिसको बोलते हैं मार्क। तो यहाँ पे हमने लिखा मार्क, बंद किया और इसको मैं ले गया यहाँ पे सेव, ओपन टेक्स्ट। ये देखिए ये यहाँ पे आ गया, इसको हाईलाइट कर दिया। तो किसी भी वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ को अगर मुझे हाईलाइट करना है तो हम लोग मार्क का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई लिस्ट बनानी है तो कैसे बना पाएंगे? तो यहाँ पर एक टैग आता है UL, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हम इसको बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखिए UL, एम्बेड का एब्रिविएशन आ गया, हमने लिख दिया UL, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, LI लिखा हमने और ये देखिए LI आ गया। LI मतलब लिस्ट। हमें किस चीज़ की लिस्ट बनानी है? मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट 1
और उसके बाद हम 3-4 टेस्ट बना देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 2, 3, 4। ठीक, ये देखिए यहाँ पे लिस्ट बन के आ गया। ये ऐसे तुम्हारा अच्छा, ये ओके। एंकर ब्रैकेट भी मैंने डिलीट कर दिया था इसलिए। अब देखिए आ गया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसलिए इसमें कोई नंबरिंग नहीं है। हाँ, ये जो सर्कल है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। किस तरह से चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टाइप इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया मैंने स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये आ गया स्क्वायर में, पहले सर्कल में था अब स्क्वायर में आ गया। कौन कौन से इसकी टाइप है? कहाँ जाएंगे हम लोग? एमडीएन रेफरेंस में। एमडीएन रेफरेंस में मिल जाएगा सारा। ड्यूअल एलिमेंट आ गया, देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट। उसके बाद देखिए इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से, देखिए वार्निंग इसमें दिया है। क्या वार्निंग दिया कि जो भी इसके एट्रीब्यूट है उसको यूज ना करें, बल्कि सीएसएस से हम लोग इसको स्टाइलिंग करें, सीएसएस से हमको स्टाइल करें। तो इसने यहाँ पे वार्निंग दे रखा है। जैसे हम लोग इसको सर्कल, डिस्क, स्क्वायर, ये एट्रीब्यूट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा OL, और ये बन गया ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे लिखेंगे LI। उसी तरह से ये सारे LI हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये देखिए OL के से हमने ऑर्डर लिस्ट बना लिया। इसमें भी टाइप आता है ठीक उसी तरह जैसे UL में आता है। तो टाइप अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए इसमें टाइप कैपिटल I कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये वैसे वहाँ पे ब्राउज़र में रोमन में शो करना चाहिए। ये देखिए रोमन में शो कर दिया क्योंकि टाइप हमने कैपिटल I लिया था। स्मॉल I भी ले सकते हैं। टाइप में हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसके लिए हम लोग एमडीएन रेफरेंस में आप फिर से जाइए, ऑर्डर लिस्ट के बारे में चेक करिए। यहाँ पर देखिए कौन कौन से टाइप हैं, स्मॉल a, कैपिटल A, स्मॉल I, कैपिटल I और 1 फॉर नंबर्स। ये डिफॉल्ट में भी अगर नहीं देते हैं तो भी ये नंबर्स में। लेकिन यहाँ पर भी क्या दिया है? अनलेस द टाइप ऑफ द लिस्ट नंबर्स मैटर्स like legal or technical documents where items are referenced by their number letter, use the CSS। तो इसलिए देखिए ये क्यों CSS बार बार यूज करने कह रहा है, क्योंकि जब CSS आप यूज करते हैं तो उसको आप अच्छी तरह से कंट्रोल भी कर पाते हैं। और मान लीजिए अगर 10 डॉक्यूमेंट है, 10 डॉक्यूमेंट में आपको एक साथ टाइप चेंज करना है इसका, तो CSS में हम लोग एक लाइन में चेंज करेंगे और यहाँ पे चेंज हो जाएगा। वैसे क्या है, 200 डॉक्यूमेंट में अलग अलग जाकर के आपको टाइप को चेंज करना पड़ेगा। तो CSS का यही फायदा है, और CSS हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि आप CSS को यूज करें। CSS से काफी चीजें, काफी चेंजेस, जो कि एक जैसे चेंजेस हमें कई सारे पेजेस पे करने होते हैं, वो एक लाइन में किया जा सकता है। इस तरह से हम लोग ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलिए देखते हैं टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं? ये हो गया टेबल। टेबल के टैग के लिए टेबल। अब इसके दो अंदर के टैग होते हैं, जिसको जो एक होता है TH और दूसरा होता है, एक और टैग होता है जिसको बोलते हैं TR, और एक और टैग होता है जिसको बोलते हैं TD। ये 3 टैग होते हैं टेबल में जिसको हम लोग यूज करते हैं मेनली। ये क्या होते हैं? TH होता है टेबल के हेडिंग के लिए, TR होता है रो के लिए, और TD होता है कॉलम के लिए। तो अगर TH है, जैसे इसको हम लोग TR में ले लेते हैं पहले, क्योंकि हेडिंग भी तो एक रो में ही आएगी। TR में हम लोग ले लेते हैं ये TH, और भी सारे ले लेंगे यहाँ पे, 1 TH 2 3 मान लीजिए। यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर, यहाँ पे लिख दिया नेम, यहाँ पे लिख दिया डेजिग्नेशन, ये हमने ले लिया।
टीएस को वहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पे ले लिया टेबल रो। अब रो के अंदर भी अंदर ही कॉलम आएगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं ATR हमने यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे ले लिया TD और एक और TD, एक और TD, और यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया DG ऑप्टिमाइजेशन और यहाँ पे लिख दिया प्रोग्रामर। ठीक, ब्राउजर में चल के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर टेबल बन गया, सीरियल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, ये DG ऑप्टिमाइजेशन नेम आ गया और ये आ गया प्रोग्रामर के भी एट्रीब्यूट होते हैं जो हम कहाँ देख सकते हैं, MDN रेफरेंस में। MDN रेफरेंस में आ जाइए अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो। देखिए यहाँ पर T हेड दिया हुआ है, T बॉडी दिया हुआ है। T बॉडी यानी कि जो हेडिंग लिखनी है वो T हेड के अंदर लिखनी है, बाकी सारी चीज़ें T बॉडी के अंदर लिखनी होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर इसमें बहुत सारे इसके एट्रीब्यूट होते हैं, अलाइन है, BG कलर है, बॉर्डर है। अब देखो बॉर्डर यहाँ पे हम यहाँ पे अगर मान लीजिए बॉर्डर दे देते हैं BO बॉर्डर, यहाँ पे लिख देते हैं 2 और सेव। अब देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे क्या बॉर्डर आ गया। तो इस तरह से इसके कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं, डिटेल में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पर एडवाइजेबल यही रहता है कि बॉर्डर जो भी स्टाइलिंग करनी है वो आप स्टाइलिंग सिर्फ और सिर्फ CSS से ही करें। नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग देख लेते हैं फॉर्म का। HTML में फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए हम लोग जो टैग यूज करते हैं वो फॉर्म का यूज करते हैं, उसको लिखते हैं फॉर्म। ये हमने फॉर्म यूज किया। अब देखिए फॉर्म एक एक्शन मांग रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्शन। एक्शन का मतलब ये किस पेज पे जाएगा, यानी ये जो डेटा यहाँ पे इनपुट हम करेंगे इस फॉर्म के थ्रू वो किस पेज पे जाके प्रोसेस होगा। तो इस वहाँ पे इस पेज का हमें पास देना होता है। अगर सेम पेज पे ही प्रोसेस करना होता है तो हम यहाँ पर हैश लगा देते हैं, नहीं तो उसका पूरा पाथ देते हैं कि किस पेज पे जाना है। मान लीजिए अगर contact.php पे जाना हो तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं contact.php। तो ये उस पेज पे जा करके प्रोसेस होता है। ऐसे इसको भेजने के लिए मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। मेथड एक, ठीक है, एक मेथड होता है गेट, देखिए यहाँ पे दिया गेट एंड पोस्ट। डायलॉग के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे डिटेल में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉर्म का भेज नहीं रहे हैं कहीं पर। ठीक है, तो गेट और पोस्ट 2 तरह के मेन जो मेथड होते हैं, एक गेट होता है एक पोस्ट होता है। तो गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है कि जब हम लोग गेट से डेटा भेजते हैं तो वो सारा डेटा हमारा ब्राउजर में शो होता है यहाँ पर, यानी यहाँ पे ऐसे लग जाएगा और इसके बाद सारा डेटा वो यहाँ पर शो होगा। लेकिन जब हम पोस्ट से भेजते हैं तो हमारा कोई भी डेटा ब्राउजर में शो नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या हम यूजर को डेटा शो कराने दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि हम लोग गेट मेथड से भेजें या पोस्ट मेथड से भेजें। मोस्टली पोस्ट मेथड से ही डेटा भेजा जाता है दूसरे पेज पे। ठीक है, उसके बाद अलग अलग तरह के इनपुट टाइप होते हैं जिससे कि हम लोग डेटा यूजर से लेते हैं। जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, इनपुट टाइप रेडियो बटन होता है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स होता है, टेक्स्ट एरिया होता है। ये सारे इनपुट टाइप होते हैं। जैसे इनपुट टाइप हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हमने इनपुट टाइप आ गया टेक्स्ट। अब अगर हम इसको यहाँ पे देखें, देखिए कैसे आ रहा होगा, यहाँ पे ये आ गया। ये देखिए टेबल यहाँ खुला हुआ है, इसको यहाँ बंद करते हैं, एक बार फॉर्मेट कर देते हैं। तो हम लोग नाम रख सकते हैं, इसके एट्रीब्यूट में नेम आता है, नेम रख सकते हैं, टेक्स्ट, और यहाँ पे इसमें जैसे क्या लिखना है ये हम यूजर को बताना चाहें, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनपुट सम टेक्स्ट, आईडी दे सकते हैं हम,
कुछ भी टेक्स्ट इनपुट। आईडी हमेशा यूनिक ही होती है, यूनिक होनी चाहिए। प्लेस होल्डर ये टेक्स्ट इनपुट बॉक्स में बताता है कि क्या यूज़र को इनपुट करना है। अगर हम लोग लेबल या इस तरह की चीज़ें नहीं लगाते हैं तो प्लेस होल्डर ये यहाँ पे लगा सकते हैं और ये बता देगा। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म में आइए आप, ये देखिए इनपुट सम टेक्स्ट, यहाँ पे लिख के आ रहा है इनपुट सम टेक्स्ट, है ना। ये प्लेस होल्डर जैसे हम यहाँ लिखेंगे वो गायब हो जाएगा, जैसे वो ब्लैंक होगा तो फिर से आ जाएगा इनपुट सम टेक्स्ट। तो इसलिए हम लोग प्लेस होल्डर यूज़ करते हैं। इसी तरह से इनपुट टाइप अगर हम लोग लें, इनपुट ये करके अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए रेडियो बटन, ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं हम लोग सेक्शन 1 2 3 ले लिया हमने, इनकी अलग अलग वैल्यू ले ली, वैल्यू रेडियो 1, इसकी वैल्यू ले ली अलग से, वैल्यू रेडियो 2, इसकी वैल्यू ले ली रेडियो 3। ठीक, अब हमने 3 अलग अलग रेडियो बटन ले लिए, सेम नेम से लिए हैं। अब चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ये क्लिक होगा। अब चूंकि 3 रेडियो बटन एक ही नाम से है तो इसमें से कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है। देख रहे हैं आप, कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है। रेडियो बटन में हम लोग जैसे एक सेक्शन के लिए अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम लोग एक ही नाम देते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन बनाते हैं जिसके 4 ऑप्शन है, उसका एक ऑप्शन सही है, तो एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो, बाकी ऑप्शन सेलेक्ट ना हो, तो उसके लिए आप रेडियो बटन, इस तरह से चीज़ों के लिए आप रेडियो बटन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें रेडियो बटन को आप 1 2 3, जैसे यहाँ पे 3 लिया तो इसमें से कोई एक ही सेलेक्ट हो रहा है, बाकी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक उसी तरह से आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से चेक बॉक्स होता है। इसको लिखा मैंने इनपुट कॉलन चेक बॉक्स, ये आ गया। इसमें नाम आप अलग अलग रखेंगे, आईडी भी अलग अलग रखेंगे। ये देखिए चेक बॉक्स बन गया। इस तरह से हम लोग चेक बॉक्स बना देते हैं। इसकी 1 मान लीजिए, इसकी 2, इसकी 3 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए लेबल भी लगा सकते हैं। लेबल कैसे लगाते हैं, लेबल क्या होता क्या है, तो मैं लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे लगाते हैं हम लोग लेबल फॉर 1। क्या लेबल होगा, रेडियो 1। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आ गया ना रेडियो 1। तो यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो भी एक काम करते हैं, ये लगा देते हैं यहाँ से एक BR टैग। आप लोग मत लगाइएगा, CSS से करिएगा, CSS सीख लीजिएगा। उसके लिए अलग से ट्यूटोरियल हम लोग बनाएंगे, तो उसमें हम लोग देख लेंगे। तो ये देखिए, ये 3 रेडियो बटन और एक चेक बॉक्स। तो लेबल कैसे लगता है, अब यहाँ पे इसकी आईडी हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि आईडी 1 है, तो फॉर 1। इसी तरह से अगर हमको यहाँ पे लेबल लगाना है तो लेबल ये हो गया लेबल फॉर 2, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेडियो 2। इसी तरह से इस पे भी लगा देंगे और इसी तरह से चेक बॉक्स पर भी लगा सकते हैं। इससे यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, यानी कि उसको इस पे ही ले जाके क्लिक नहीं करना होता है, वो इस पे भी क्लिक करेगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने 11 कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक करने से नहीं हो रहा, हमको यहीं पे ले जाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब देखिए इस तरह से, तो अगर हम लोग लेबल लगा करके डिफाइन कर देते हैं तो हमारा यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिया,
जरूरी नहीं है कि इसी पर आकर करें। इसी तरह से चेक बॉक्स के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टैग सीख रहे हैं वो है इसी में ही फॉर्म में ही टेक्स्ट एरिया। कैसे लिखेंगे? टेक्स्ट एरिया, ये यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया बन जाएगा। बन गया। अब इसमें आप लोग कुछ लिख सकते हैं। इसको लिख करके आप उस पेज पर भेज सकते हैं सबमिट बटन के थ्रू। इनपुट टाइप सबमिट भी करके उस बटन उसको हम लोग वहां पर भेज सकते हैं। अब अगर मान लो हमें कोई लिस्ट बनानी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, वो कैसे बने? ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक जो टैग आता है उसको बोलते हैं सेलेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट। देखो ऐसे सेलेक्ट आ गया, नेम और आईडी। अब इसके अंदर हमको क्या लिखना पड़ता है? ऑप्शन। ये आ गया ऑप्शन। ऑप्शन में उसकी वैल्यू देनी पड़ती है कि जब इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाए तो क्या वैल्यू सेंड की जाए यूजर को। तो मान लो यहाँ पे लिख दिया 1 और यहाँ पे लिख दिया 1। इसी ऑप्शन में भी हम लोग एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं भैया इसकी वैल्यू है 0 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लीज सेलेक्ट 1 ऑप्शन। ये पहला ऑप्शन है और इसको हम लोग 3-4 बना लेते हैं लिस्ट के लिए। यहाँ पर देखिए हो जाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये 2 3, यहाँ पर लिखते हैं 2 3, इस तरह से। तो जब आप यहाँ पे चेक करेंगे क्या गया 1 2 3, बाय डिफॉल्ट क्या आता है जी, प्लीज सेलेक्ट 1 ऑप्शन, यानी पहला ऑप्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट आएगा। उसके बाद 1 2 3 कोई भी ऑप्शन हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं। अब एक टैग आता है एब्रीविएशन का। एब्रीविएशन कैसे यूज करते हैं? यहाँ पर ले लेते हैं एक br टैग ब्रेक के लिए और एब्रीविएशन यूज करते हैं। एब्रीविएशन होता है क्या? ये हो गया। यहाँ पे लिखते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं HTML बस। और जब हम इसको यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा रहा है HTML, लेकिन जैसे इसके ऊपर हम वो ले जाएंगे कर्सर तो यहाँ पे लिख किया जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या गया? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस तरह से हम लोग एब्रीविएशन भी यूज कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, जैसे पैराग्राफ में कोई टेक्स्ट है फॉर बिगनर्स। अब बिगनर्स को हमें डबल कोट्स के अंदर लिखना है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें प्री टैग लगा हुआ ऊपर, ये आ जाएगा बिगनर्स, क्योंकि हमने प्री टैग लगाया हुआ है। लेकिन जब हम अदर लैंग्वेजेस के साथ प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये इस तरह के डबल कोट्स का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? क्यू। देखिए अभी भी डबल कोट्स में ही आएगा, ये एक एक्स्ट्रा ले लिया था। हाँ तो ये देखिए डबल कोट्स में आ रहा है। तो डबल कोट्स में लिखना है तो क्यू टैग लगा करके भी हम लोग लिख सकते हैं। और भी टैग्स के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन बेसिक सारे टैग्स जो कि आप अक्सर यूज करेंगे या ज़्यादातर या बार बार यूज करेंगे वो सारे टैग्स यही हैं। इन्हीं सारे टैग्स को आपको बार बार यूज करना है। इसके अलावा अगर आपको किसी और टैग्स के बारे में जानना है HTML के, या आपको समझ नहीं आ रहा है, MDN के रेफरेंस से भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जरूर बताऊंगा उस टैग के बारे में, बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। बेसिक सारे टैग्स मैंने इस ट्यूटोरियल में कवर कर दिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा
कोई भी डाउट हो, कैसे भी हो, आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। उसके लिए मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कोई भी डाउट हो मैं अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।